बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी और प्रोग्राम में फैसला आपका। आज कल इस्लामाबाद में हल्की हल्की ठंड जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन इस ठंडक का एहसास यूं नहीं हो रहा कि सियासी गर्मा गर्मी जो है वो बहुत अपने उरूज पर पहुंच गई है। और पिछले कुछ दिनों से पार्लियामेंट की राहदारियां हों या जो लॉबिंग की मुख्तलिफ जगहें हैं, वहाँ पे अपोजिशन के अरकान जो हैं वो सरकर्दा भी हैं। और वो खुर्शीद शाह साहब हों, मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा हों या अयाज सादिक साहब हों, साद रफीक साहब हों, एक ऐसे माहौल सा बन गया कि जैसे अपोजिशन अब संजीदगी के साथ जो है वो ऐवान के अंदर, पार्लियामान के अंदर अपनी जो लड़ाई है वो लड़ने जा रही है। तो क्या होने जा रहा है? कल एक अहम कामयाबी बकौल अपोजिशन के उनको मिली है कि एक इजलास जो कि मुश्तरका इजलास था पार्लियामान का, उसको मुअख्खर करना पड़ा हुकूमत को। उनका ये कहना है कि इत्तेहादियों के रिजर्वेशंस थे और इसके साथ साथ जो इत्तलात है उनके अपने अंदर भी, पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि हौसला अफजाई उनको नहीं मिली कि हुकूमत को कि वो इजलास ये बुला सकें, खास करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लेजिस्लेशन के हवाले से। होने क्या जा रहा है? क्या जो अपोजिशन है मुत्तहिदा महाज के ऊपर वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लाएगी, स्पीकर के साहब के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? इन हाउस चेंज की बातें भी हैं और जो इस वक्त एक्टिविटी है वो ये बता रही है कि अपोजिशन किसी एक नतीजे पे पहुंच रही है। हमने इसीलिए सोचा कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सेनेटर भी हैं और सफीर भी रही हैं अमेरिका में। तो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप बहुत मसरूफ हैं और खास करके हम देख रहे हैं आपकी स्टीयरिंग कमेटीज जो है वो मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही हैं। इतनी कुर्बतें पीएमएलएन से बड़े अरसे के बाद देखने को मिली हैं। कितनी पुरुमीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? शुक्रिया आसमा। देखिए, उम्मीद तो पार्लियामान के हवाले से हमने हमेशा रखी है और गुफ्तो शनीद लेजिस्लेशन में जो हमारा पहला काम होता है, जी पार्लियामान की जिम्मेदारी होती है, लोग देख रहे होते हैं। तो आपको जब कानून साजी करनी होती है तो उसमें जाहिर है नंबर्स के बगैर और एक जो वायबल कंसेंसस मेकिंग मैकेनिज्म होता है, ये एक तरीकेकार आज सारे लोग अपोजिशन में भी कंसीड कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को सबसे बेहतर आता है। तो हम ना कभी देखिए बालिग जमहूरी जमातें जो हैं वो, और खासतौर से तजुर्बेकार जो उतार चढ़ाव देख चुकी हैं, जो इक़्तिदार को सब कुछ नहीं समझती, लेकिन एक प्रोसेस, एक लाए अमल को भी हम तरजीह देते हैं कि एक तरीकेकार हो। और पार्लियामान को जाहिर है हमने हमेशा तरजीह दी है, क्योंकि अगर आपने आईनी तौर पे कुछ करना है, और आइन भी हम ही ने बड़ी कुर्बानियां देके बनाया है, फिर उसकी जो 18वीं तरमीम भी की है, 1973 का आइन है, वो भी उस पार्टी के सहरा है। तो देखिए बात यह है कि हमने कभी दरवाजे नहीं बंद किए पार्लियामान के अंदर और हमेशा पहल भी की पार्लियामान में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पीपल्स पार्टी के बहुत ही सरकर्दा चेयरमैन हैं पार्लियामान में, वो हमेशा एक खंदा पेशानी से बात करते हैं। बल्कि उन्होंने तो कोविड और कश्मीर के हवाले से तो जब शुरुआत हुई थी, आपको याद है, तब तो इमरान खान को भी स्पेस दी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर का किरदार अदा करने की कोशिश करें। लेकिन ना, मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर में जमहूरी पार्लियामानी सियासत का हौसला है, ना अहलियत है। अफसोस ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तो शहरी, हम ये पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि जो भी जंग हो वो पार्लियामान के अंदर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने पीएमएलएन को मनवा लिया कि अब ये जंग इधर होगी, और होगी तो क्या इन हाउस चेंज के लिए होगी? देखिए, अवाम इस वक्त सड़कों पे खुद ही निकली हुई है, बेसाख्ता निकली हुई है, और हमने पूरे मुल्क गिर एक एहतजाज भी किया। मैंने कराची में किया, हमने हर लिटरली डिवीजन में ये एहतजाज किया हुआ था पूरे मुल्क में। तो हम सड़कों पे भी हैं और ये हम तासुर नहीं देना चाहते अवाम को, जो इस वक्त सख्त महंगाई से तकलीफ में चीखें निकल रही हैं, होशरुबा महंगाई है, उस पर तो आप डिटेल में बात रोज करती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सड़कों पे जरूर हैं, लेकिन और फिर होंगे और मुस्तकिल होंगे, लेकिन पार्लियामान का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला एक्शन जो है
जो आईनी होता है, आपको हमेशा पार्लियामान में कोशिश करनी चाहिए। अदालतों पे जाने से पहले भी हम हर वक्त पार्लियामान को में कोशिश एड़ी चोटी की लगाते हैं, चाहे वो मज़ाकरात के जरिए हो, चाहे वो नंबर्स के जोर पे के जरिए हो, चाहे एक कंसेंसस के जरिए हो, मगर तरीकेकार पहला, और चाहे किसी को निकालना भी हो, और अगर डिफीट भी हो जाए भी ऑलवेज, और चेयरमैन बिलावल का भी रुझान यही है, पीपल्स पार्टी नस्ल द नस्ल पार्लियामान और आईनी सियासत को तरजीह देती है। तो जब नून लीग वाले हमसे, शहबाज शरीफ खासतौर से, क्योंकि वो लीडर ऑपोजिशन है, उनको भी मैं समझती हूँ सियासी जेब देता है सारी जमातों को एक फैसला कुन घड़ी में साथ रखना, मैं समझती हूँ बहुत अहमियत उनकी भी बनती है इससे, और हम भी उनको हम कोई इसमें क्रेडिट के भूखे नहीं है, लेकिन वी आर देयर। जब भी कोई आपने हमसे मुअज्जब तरीके से सियासत करनी है, बेशक हम करेंगे। आपने तो शहरी ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? हम सुन रहे हैं कि शायद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ पहले अदम एतमाद आएगी, फिर स्पीकर के पास आएगी। आप थकाना चाहते हैं हुकूमत को, भगाना चाहते हैं, या फिर ये कि आप टेस्ट कर रहे हैं कि कितनी न्यूट्रलिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिखाई देती है आपको? ये बहुत आपने शातिर सवाल पूछा है आसमा, और ये आपकी अपनी बारीक बीनी, जो आप बारीकी से, आपकी कॉलम भी मैं पढ़ती हूँ बड़ी तवज्जो से, तो आप ये सारा मंजर देखिए। इस वक्त दो चीजें हुई हैं, एक तो सिर्फ जमहूरी अहाते में आप देख लें, दो एक ट्रेंड्स आई हैं, वेव्स आई हैं। एक तो ये हुकूमत अपनी अवाम में खासी पोज हो गई है जी, कहते कुछ हैं और दूसरी जमीन पे कोई और फिल्म चल रही होती है, टीवी पे कुछ और चल रहा होता है, जमीन पे कुछ और चल रहा होता है। कह रहे होते हैं कि हम ये पैकेज दे रहे हैं, और उन्हीं चीजों पे, उन्हीं अशिया पे, चाहे वो घी हो या तेल हो या गैस हो या पेट्रोल हो, वही धड़ाधड़ वहां बढ़ रहा होता है। तो एक लोग अब ना सिर्फ तंग आ गए, लेकिन थोड़ा वो कहते हैं हमारे साथ ये क्या घिनौना मजाक हो रहा है, ये क्या खिलवाड़ है पाकिस्तान की अवाम के साथ। तो ये एक रुझान नजर आ रहा है। लोग तवक्को कर रहे हैं कि अपोजिशन की तंजीमें अब उनकी आवाज बन के नुमाया तौर पर उभरें। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अपनी सियासी बैसाखियां पार्लियामान में खो दी हैं। इनके पास अब सपोर्ट वहां नहीं रहा एलाइज का। हम रोज वहां बैठे होते हैं, जब सेशन होता भी नहीं है तो सबके दफ्तर भरे होते हैं, और अरे जा रहे आना जाना तो कमेटियों में भी रहता है, हर जमात से बातचीत रहती है, ऐवानों में भी रहती है। उधर तो ये नजर आ रहा था कि दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन, मतलब वो एतमाद ये सिर्फ शहरी, ये सिर्फ इत्तेहादियों की बुनियाद पे है, क्योंकि इत्तेहादी जब तक कहीं से इशारा नहीं होता तो इत्तेहादी भी इत्तेहादी आसमा। हाँ। मैं तो इनकी अपनी पार्टी के लोग देख रही हूँ जो अब उनके तेवर बदले हुए हैं, उनका मतलब रवैया बदला हुआ है, और वो खासे नाराज से नजर आते हैं अपनी हुकूमत से, और उनकी तर्जुमानी करते हुए भी कतराते हैं। जाहिर है उनको वहां थपकी मिलती है, एक वो जारहाना गाली गलौज की सियासत अपनाने के लिए, और एक बयानिया जो उनको बहुत तो कितने लोग आपसे राब्ते में हैं? फैसल कुंडी साहब कहते हैं कि 17 से 18 लोग हैं जो कि हुकूमत के पीटीआई के अपने ही जो है उनके खिलाफ है इस वक्त, या वो वोट देने को तैयार नहीं है। कुछ आपसे भी राब्ते में है? जाहिर है जी, मेरा तो दफ्तर बंद भी हो तो मैं कहीं ना कहीं वहां होती हूँ। घर पे भी आना जाना होता है सबका। मेरे तो दरवाजे हमेशा, पीपल्स पार्टी वालों के हमेशा दरवाजे खुले होते हैं। बेहतर हमें उनसे वोट चाहिए कि नहीं, हमारी दोस्तियां और राब्ते और ताल्लुक तो बहुत पुराना है लोगों के साथ। तो वैसे भी बैठक हमारे यहाँ ही हो रही होती है, और मैं नाम तो क्या लूं, लेकिन 17 से तो ज्यादा लोग हैं जो डामाडोल हैं। ऐसा नहीं है कि सब भाग जाएंगे उठा के हुकूमत, मगर मैं आपसे एक संजीदा बात करूं, दबाव, अब एक तो लोगों पर दबाव डलता है, हुकूमती अराकीन पर दबाव खास होता है। फिर उससे पहले उनको पता नहीं कितने 50 करोड़ डेवलपमेंट फंड्स, अब वो सारा हो चुका, जो था वो हो चुका। अब पता नहीं है कहां से और अपनी आवाम से पैसे ले लेके अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो ये करके रखते हैं, इसलिए अब इनके पास पैसे भी। तो फर्स्ट स्टेप के तौर पे आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाना चाहते हैं अदम एतमाद, ताकि
فیصلہ نہیں ہوا ہے کون کس کے خلاف لائے گا, اور جو بات بھی ہوگی وہ پھر جب ہم کھل کے کریں گے تو پھر وہ ایک ترتیب سے ہوگی, یعنی کہ کس کا پہلے کیا کرنا ہے. اس وقت تو لگتا ہے کہ ابھی تو ان کے بلز وہاں بھی ڈیفیٹ ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اپنے اراکین جمع کرنے مشکل ہو رہے ہیں. اور دیکھیے یہ ایک ان نیچرل وہ ہے, یہ ایک سیاسی تنظیم آرگینک نہیں ہے, اس کا کوئی کور آرگینک ہوگا. میں بے شک یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے 126 دن کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کچھ جمع نہیں کیے ہوں گے لوگوں کی لوئلٹیز, ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک مصنوعی سلیکٹڈ سیٹ اپ تھا. مجھے بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, آپ پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں اور مجھ پہ کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بات اب ایک کھلی حقیقت ہے. تاریخ کا آپ کو پتا ہے فل سرکل سا جبر ہوتا ہے, اور اپنا قدرت کا بھی اپنا ایک انصاف ہوتا ہے. یہ ان کے اپنے ان کا جو اپنا نظام ہے نا, جو بہت آرٹیفیشل سا تھا, وہ اب ایک دم بکھرتا ہوا نظر. آپ کو ٹائم فریم کیا لگتا ہے کہ آپ حکومت کو بھگا پائیں گے یا رخصت, کیونکہ بلاول صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ٹائم فریم آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیے ٹائم فریم جو ہے, اب میں سمجھتی ہوں اب تو یہ پاپولر فریز ہو گیا, الٹی گنتی تو ان کی شروع ہو گئی ہے. دسمبر کا مہینہ مجھے ان کے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے, اور آئی ول سے کہ ان کا کہیں ہم اور آپ شاید مشکل حالات میں بھی ایک دوسرے کو نیا سال مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں, میں نہیں سمجھتی یہ کہہ پائیں گے. اچھا, میں نہیں کہہ رہی کہ گر جائے گی 1 جنوری تک, ان چیزوں میں آپ کو پتا ہے ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ بہت کمزور ہو چکے ہیں, ان کے پیر بھی اس وقت ہل رہے ہیں. اور میں یوں ہی سیاست نہیں کر رہی ہوں, میں کچھ اسٹیپ بیک کر کے بھی تبصرہ کرتی ہوں. بالکل صحیح ہے, لیکن شہری جو اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے, یہ بات تو بار بار آتی رہی ہے زیر بحث, نیوٹرل ہو گئے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے؟ یہ تو $1 ملین سوال ہے جی, اور $1 ملین اس وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ پیسے ہیں. صحیح ہے جی, بلین تو دور کی بات ہے. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ہمیشہ ریلائی کیا ہے ایک نہ ایک ستون پر, جو جمہوری جو لٹرل جمہوری ہاتھے سے باہر ہے, جو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہیں. اور انہوں نے جو اور اس غلط فہمی میں پڑ گئے, اپنی یہ فرعونیت میں غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ ایک حقیقی مطلب پاور سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے جب آپ کو اپنے بارے میں ایلوژن پڑ جاتا ہے, یا کوئی نہ کوئی ایسا آپ خواب میں مبتلا ہو جاتے ہیں, چربی چڑھ گئی اقتدار کی یا جو بھی ہو گیا, اپنے کلٹ آف سیلف میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر حقیقت نظر نہیں آتی. شہری لاسٹ کوشچن ہے, ویسے تو بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں ہمیشہ کی طرح, لیکن لاسٹ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی, اس میں کچھ معاہدوں کی بات بھی ہوئی. کل سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی مقدس قائد نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاہدے ہیں یہ کون کر رہا ہے, کہاں ہو رہے ہیں, اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی اہم بات ہے, اور کم از کم یہ بڑی افسوسناک عمل رہا کہ اتنی اہتمام سے بریفنگز ہوتی ہیں, لوگ اپنا اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں. بھی میں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں, پرائم منسٹر وہاں موجود نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, یہ تیسری دفعہ ہے اہم فیصلے کرنے. اور پھر دوسری بات یہ, اور پھر لوگ کنسنسس کون ڈیولپ کرے. انہوں نے اگر پالیسی میکنگ ہر قسم کی خارجہ ہو, نیشنل سیکیورٹی ہو, کچھ بھی ہو, وہ آؤٹ سورس کر دیے تو صاف کہہ دیں. وہ پھر ٹی وی اور اینکرز کے ساتھ بات کرنے تیار ہیں, تو وہ بھی تو اب واضح ہو گیا ہے. اس پوری صورتحال میں جو معاہدے ہوتے ہیں کالعدم تنظیموں سے ہوں, چاہے افغانستان میں ہو یا ملک کے اندر ہو, خاص طور سے افغانستان میں جو بیٹھی ہیں اور جو پاکستان کی مسلح TTP کے ساتھ ہم برابر ہو چکے, بالکل, اور ہم بھی ان کے نشانے میں رہتے ہیں. شہید محترمہ نے تو اپنی شہادت ہی اس طرح دی ہے, وہ تھی ان کے نشانے پر. اور ANP جیسی جماعت بھی تو پروگریسو جماعتیں تو ان کے نشانے پر رہتی ہیں, اور آپ جیسے لوگ بھی رہتے ہیں. تو ہم ظاہر سوال تو پوچھیں گے. اور آپ نے عامی پبلک اسکول کے لوائقین کا بہت ہی خوفناک اور دل دہلانے والا ان کے لوائقین کا غم تو دیکھا ہے, ان کا درد آپ برداشت کر سکتے ہیں. اور عدالت کے سامنے جو مناظر ہوئے ہیں,
देखिए ये सारी बातें वहां की गई और फिर बाहर निकलते हैं हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्या समझते हैं ये मौजूद है कि नहीं, तो हमने कहा भाई हम रबर स्टैंप नहीं है, हम यहाँ रबर स्टैंप करने नहीं आए हैं, हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखते हैं, हम देखते हैं ये प्रिजनर्स को छोड़ना, फिर पुलिसमैन भी आपके शहीद हुए हैं, उनको क्या मैसेज जाता है उनके लवाकिन को, आपकी मोरल को, आपके 80,000 एक तरफ लोग शहीद हुए, इतनी तवील जंग थी, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, तो अब उस पर क्या असरात उसके पड़ते हैं, रियासत की ताकत पर उसका क्या असर पड़ता है, फिर बैनुल अक़वामी मैसेज क्या जाता है, ठीक, कि मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ फोर्स, ये सारी बातें मैं समझती हूँ consider होने की नहीं, लेकिन हम बाहर निकले तो बताया जा रहा है कि फला फला मुआहदा हो गया, इतना सीज फायर है। ठीक है, सीज फायर ऑल गुड, हमेशा अमन की तरफ जाना चाहिए और जंगें मुज़ाकरात की मेज पर हल होती है, मगर कोई कानून का फिर दायरा होता है, कोई रेड लाइंस भी होती हैं और पार्लियामान को एतमाद में लेना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहतरमा शेर रहमान साहिबा। जैसा कि आपने सुना, पार्लियामान जो है वो इस वक्त सारी सियासत का मरकज है और अहम फैसले पार्लियामान में ही होने हैं। अपोजिशन ने ठान ली, अगले कुछ दिनों में क्या सामने आता है ये तो एक दिलचस्प होगा देखना। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इत्तेहादियों का मूड क्या है उस पर बात करेंगे फैसल सब्जवारी से और मजहर अब्बास साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं, उनसे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की जानिब, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में हलचल है, गहमा गहमी है और सबसे बड़ा जो इस वक्त जेर बहस मौजू है वो यही है कि कल एक इजलास बुलाया गया, फिर उसको मौखर किया गया जो कि आज मुनक्किद होना था। 30 बिलों के ऊपर कानून साजी थी और उसके बाद फिर एक उससे पहले एक जोहराना हुआ और जोहराने के अंदर इत्तेहादी आए और कुछ तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन भी आए। हमारी इत्तला है कि दर्जन भर से जायद अराकीन असेंबली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया कि वो शायद इस तरह की कानून साजी के अंदर अपनी शिरकत नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इत्तेहादियों ने बहुत खुले लफ्जों में वजीर आजम पाकिस्तान को आगाह किया कि उनके क्या खदशात हैं, क्या कंसर्न्स हैं ईवीएम के हवाले से और इस कानून साजी के हवाले से। और जाहिर है कि अगर ये कानून साजी आती और इस पर शिकस्त हुकूमत को होती तो ये बहुत ज्यादा बड़ी सुबकी का उनको सामना करना पड़ता। इसी वजह से इस इजलास को मुअख्खर किया गया और बकौल अपोजिशन लीडर के वो जिहाद जो कि हुकूमत करना चाहती थी उनको वो जिहाद मुअख्खर करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इसमें एमकेएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के और मुत्तहिदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के और जीडीए के जो इख्तलाफात थे इस मामले के ऊपर वो तो मंजर आम पर आ ही चुके हैं। इसी पे हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या लाएअमल है, मुस्तकबिल का पेश मंजर क्या है। इसके ऊपर हमारे साथ हमें ज्वाइन करें बर्मिंघम से सेंटर फैसल सब्जवारी साहब जो कि एमकेएम के सीनियर रहनुमा है, जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मजहर अब्बास साहब, पाकिस्तान के सीनियर तरीन तज्जियाकारों और मुबस्सरीन में से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। सबसे पहले फैसल भाई आपके पास आती हूँ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि एमकेएम जो है उसके एतराजात तो बहुत पहले से बहुत सी चीजों पे थे, जिसमें सेंसस भी था और भी गवर्नेंस के इश्यूज पे भी आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन ईवीएम के ऊपर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि एमकेएम को बाकायदा ऑन बोर्ड रखा गया और बाकी जमातों को भी, तो फिर अचानक इस वक्त के ऊपर एमकेएम ने अपने जो तहफ्फुजात थे उनसे क्यों आगाह किया? जी बहुत शुक्रिया आसमा। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब उस काबीना के इजलास में यकीनन शरीक थे, तकरीबन कोई महीने सवा महीने कबल, जब अमीनुल हक साहब जो कि एमकेएम पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी काबीना में करते हैं, उन्होंने काबीना के इजलास में ये कहा कि आप जो इंतखाबी इस्लाहात का कानून ला रहे हैं हमें इसी हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया और हमारे इस पर तहफ्फुजात। ये अमीनुल हक साहब ने काबीना के इजलास में कहा। मीडिया ने भी ये खबरें चलाई तो आज तो नहीं किया इतराज। उससे कबल शिबली फराज साहब वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे दफ्तर तशरीफ लाए अपने अमले के साथ। उन्होंने हमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यकीनन उसके ऊपर ब्रीफिंग भी दी, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी दी और हमारा एक खासा लंबा चौड़ा वक्त जिसमें बैठा था। हमारे जो इलेक्शन सेल के लोग हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी सेंट्रल कमेटी के लोग हैं, क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि ये क्या है, क्या प्रोसीजर है। उससे हमने अपने सवालात उठाए, कुछ इतराजात सामने रखे, कुछ चीजें जवाब तलब रही। उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो मीडिया टॉक हुई वो मैंने ही की शिबली फराज साहब के हमराह खड़े होकर, और उसमें भी वाज़ेह तौर के ऊपर बताया कि हमारी बहुत सारी बातें अभी तक जवाब तलब हैं। और शिबली साहब वाज वेरी काइंड कि उन्होंने कहा कि जो चीजें हम क्लैरिफाई कर सकते हैं वो हम कर देंगे।
یہ ہے آج تک کی صورتحال. میں سینٹ میں ایم کیو پاکستان کا پارلیمنٹری لیڈر ہوں. پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے قبل کم از کم مجھ سے نہیں شیئر ہوا کہ وہ کیا مسودہ قانون ہے کہ جو پیش کیا جائے گا. تو ایم کیو پاکستان کی یہی ہمارا ڈسکشن ہوا ہے کہ ہم ایک چیز کو دیکھ لیں, پڑھ لیں, سمجھ لیں, اس کے فوائد اور نقصانات کے اوپر کھلے ذہن کے ساتھ بحث ہونی چاہیے. اس کے بعد ہی ہم ووٹ دیں گے نا. اس کے بغیر تو ووٹ دینا کوئی مناسب نہیں لگتا. تو ہماری اعتراضات نئے نہیں ہیں. جب سے یہ صورتحال آئی ہے ہم وفاقی کابینہ میں بھی بتا چکے, وفاقی کابینہ کے ارکان کے ساتھ کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کر کے بھی بتا چکے. اب فواد صاحب کو علیحدہ سے بتانا تھا, یہ مجھے علم نہیں تھا. اچھا, یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ وزیر قانون فروغ نسیم وہ بھی ایم کیو ایم کے ہیں اور آئی ٹی کے منسٹر جو ہیں وہ بھی ظاہر ایم کیو ایم کے ہیں, اور دونوں کو جو ہے اے وی ایم کے اوپر مطمئن وہ نہیں تھے اس سے پہلے. تو کیا اس معاملے کے اوپر بھی بات ہوئی کہ جب تک آئی ٹی کے منسٹر جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوں گے آپ اس کو کیسے لے کے آ سکتے, اور حکومت کیوں چاہتی تھی کہ ای وی ایم کو جو ہے وہ فی الفور پاس کروا لیا جائے؟ دیکھیے, اس بات پر ہم قائل ہیں کہ 2017 کے جو انتخابی اصلاحات کا قانون پارلیمان نے منظور کیا, اس میں ہم نے بھی ووٹ دیا تھا, پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نون نے, پی ٹی آئی نے, سب نے ووٹ دیا تھا. اور اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا انتخابی اصلاحات کے لیے, ان کے نفاذ کے لیے. ہم قائل ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ انتخابی طریقہ کار ہے وہ ناقص ہے. صرف انتخابات والے دن کا ہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں انتخابات سے پہلے اور نتائج کے بعد بھی یہاں پر ٹھیک ٹھاک دھاندلی ہوتی ہے اور اس کی گنجائش موجود رہتی ہے. اس لیے کوئی ایسا نظام ہمیں وضع کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمارا چھٹکارا ہو. تو اس میں ہم قائل ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو یا کوئی اور طریقہ ہو تاکہ نسبتاً ہم شفاف انتخابات کی جانب جا سکیں. لیکن حکومت نے جو ذہن میں اس کے ہے اور جو انہوں نے مسودہ قانون تجویز کیا, وہ ہم قومی اسمبلی میں ان کے سب سے بڑے اتحادی ہیں. ہمارے ساتھ اگر بفور ٹائم شیئر نہیں کریں گے آپ اور یہ توقع کریں گے کہ جناب کل اجلاس ہے اور آج آپ کو دے رہے ہیں اور آپ اس پہ ووٹ ڈال دیں, تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے, نامناسب. صحیح. اچھا, مذہب یہ جو بات فیصل سبز بھائی صاحب کہہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وسیم اختر صاحب نے کچھ دن پہلے انٹرویو پروگرام میں ہمارے تھے تو انہوں نے کہا کہ گورننس کے بھی بہت سے پرابلمز ہیں. ہم نے کہہ دیا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے, وزیر اعظم کو بھی بتا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگ کے اعتبار سے, کیونکہ اس وقت ایک بظاہر انڈیپینڈنٹ پالیٹکس ایمرج ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات ہوئے ہیں اس میں ایم کے ایم بھی اور کیو لیگ بھی اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنا چاہتی ہے, جی ڈی اے بھی. تو آپ کو لگتا ہے یہ اس کا حصہ ہے, یہ وہی چاہ رہی ہیں ساری چیزیں؟ شکریہ آسما. دیکھیے, جو فیصل بات کہہ رہے ہیں یا جو کیو بات کہہ رہی ہے یا جی ڈی اے کے جو تحفظات ہیں, اس سے ہٹ کے مجھے بتائیں کہ کیا فرض کریں ای وی ایم آ جاتی ہے تو کیا وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں یا اب بھی ہوتی ہیں یا دوسروں کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ الیکشنز تو مینج ہوتے ہیں. 88 سے آپ متواتر جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان کی ہسٹری اٹھا لیں, مجھے بتائیں ای وی ایم رکھ لیں 88 سے لے کے آج تک ای وی ایم رکھ لیں آپ, کیا پولیٹیکل مینجمنٹ ای وی ایم روک سکتی ہے؟ کیا پولیٹیکل انٹرفیئرنس ای وی ایم روک سکتی ہے؟ عمران خان اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ یعنی انہوں نے کہہ دیا ای وی ایم آ جائے گی تو سب چیزیں ہو جائیں گی. سامنے رکھے نا, یعنی ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ اپنے ان تحفظات کا ذکر نہیں کرتی جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ فیصل ادھر ہیں, دوسرے ہیں, ان سے پوچھ لیں, ان سے یہ دفاتر کھولنے کا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے, یا جو 2018 کے الیکشن میں 2013 کی ایون پی ٹی آئی کے ساتھ بھی 2013 کے الیکشن میں جس کی پی ٹی آئی نے کمپلینٹ کی, مجھے بتا دیں عمران خان بتائیں کہ اگر 2013 میں ای وی ایم ہوتی تو کیا ہوتا, یا 2018 کے الیکشن کے بعد جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہوئی کیا ہوا؟ کیا انڈیپینڈنٹ فیصلے ان کے اتحادی خود بھی کر سکتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ فیصلے جو سچویشنز ہیں, تو میرا خیال ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں اور جس لیول پہ یہ چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں اس لیول پہ ایڈریس کریں, ان سے پوچھیں کہ ان چیزوں کے جوابات ہیں, ان چیزوں کے سلسلے میں کچھ کیا ہے. اب اتحادی تو میرا خیال ہے وہ اس پر بھی بریفنگ جو ہے لیتے ہوئے ہچکچائیں گے. ٹھیک,
ठीक, अच्छा मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं मेरे लिहाज से तो इलेक्शन का ताल्लुक रिगिंग से नहीं मैनेजमेंट से है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद एक तो अपोजिशन की तरफ से नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी, स्पीकर के खिलाफ भी, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी। एमकेएम और क्यू लीग बहुत अहम है इसके अंदर, बाकी भी हैं जाहिर है, लेकिन एमकेएम का बड़ा नंबर है। फैसल सब्जवाई साहब से वो भी पूछेंगे। और फिर टीएलपी पे पाबंदी उठ गई, फोर्थ शेड्यूल से लोग निकल गए, तो क्या पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऑफिस भी खुल सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे दोनों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसल सब्जवाई साहब हमारे साथ हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लिमानी रहनुमा सेनेट के अंदर, और मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, ये पूछना चाहिए इस वक्त के, जाहिर है कि एक तो फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि ब्लैकमेल कर रहे हैं अब इस वक्त, चूंकि इत्तेहादियों की हुकूमत है, इत्तेहादियों के बलबूते पे है, तो मुख्तलिफ औकात में इत्तेहादी जो है वो इस तरह से सामने आते हैं। वो समझ रहे हैं इस वक्त हुकूमत की जो हैसियत है वह कमजोर है। और दूसरी तरफ से नो कॉन्फिडेंस भी का प्लान कर रही है अपोजिशन। तो आपकी टाइमिंग वाकई अहम है। आपकी मूव क्या होगी अगर नो कॉन्फिडेंस आती है तो? आसा फवाद चौधरी साहब मेरे बहुत अजीज मोहतरम भाई हैं, लेकिन ये बड़ी नामुनासिब बात है जो उन्होंने की है। ब्लैकमेलिंग कोई क्यों करता है पाकिस्तान की सियासत में? इसलिए करते हैं ना कि आपको कोई वजारतें वगैरह मिल जाए, कोई मुराद मिल जाए। यहाँ सूरत हाल ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान, एमकेएम पाकिस्तान को एक और वजारत दे रहे थे बजट सेशन से पहले। मैं खुद मौजूद था उस मीटिंग में, और हमने ये कहा कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास आईटी की वजारत है वो भी हमारे साथ एक बोझ ही है। हम आपके साथ ट्रेजरी बेंचों पर बैठना पसंद करेंगे बजाय उसके कि हम काबीना में जाएं। तो ब्लैकमेलिंग की क्या बात है? बजाय इसके ये बड़ा गैर संजीदा रवैया है। असल में जो इमरान खान साहब की हुकूमत को मसला है ना, वो मैं नियत पे शक नहीं करना चाहता, लेकिन एरोगेंस से काम नहीं होता पाकिस्तान में। आपको मसाइल की जेन्युइननेस का इल्म होना चाहिए। अगर आपको इदराक है तो आप हल की जानिब जाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने क्या बात की? ये बात करते थे हम पहले कि सेंसस वाली चले, खुदा का शुक्र है कि वो उस पर मंजूर हो गए और नई सेंसस भी हो। बाकी हुकूमत ने उसके ऊपर केस कर दिया। ये वाली सारी चीजें हैं कि जिस पर हमारे शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात। अगर अब अपोजिशन आपसे राब्ता करती है, अगर अपोजिशन आपसे बात करती है कि इत्तेहादियों, आज वेलकम भी किया है शहबाज शरीफ साहब ने, तो आपका क्या रवैया होगा? बातचीत करेंगे उनसे कि साथ जाने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में साथ जाने वाली तो कोई बात हमारे सामने नहीं है। ये मेरे इल्म में जरूर है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप ने हमसे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मसले पर ही राब्ता किया था आपसे कोई तकरीबन महीने डेढ़ महीने पहले, और हमने उनको बिल्कुल ये वाली बात कही थी कि हम आपसे बात करेंगे। हमने ये हुकूमत को भी बता दी थी कि हमारा मुस्लिम लीग नून ने हमसे राब्ता किया है कि जनाब इस पर अगर हुकूमत और अपोजिशन बराह रास्त बात नहीं कर रही तो चलिए एमकेएम पाकिस्तान के साथ बात शुरू की जाए। और हमने कहा हम बिल्कुल करेंगे, हम सियासी लोग हैं, सबसे गुफ्तगू करेंगे इसमें। लेकिन तहरीक एतमाद की कोई सूरत मेरे सामने तो है नहीं, और हमारी ये नीयत नहीं है कि कोई अदम इस्तेहकाम पैदा हो, क्योंकि बहरहाल जो महंगाई का दाखिली खारजी मसाइल हैं, मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई तहरीक एतमाद आ जाती है तो वो अदम इस्तेहकाम पैदा ही होगा ना। मजीद सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, हुक्मरान, बड़े बड़े लोग शायद कम मुतासिर होंगे। जो गरीब आदमी की रोटी आज महंगी है वो और ज्यादा हो जाएगी। हमें इस वक्त सब लोगों को बैठकर मईशत के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, जहां ना रिगिंग हो ना मैनेजमेंट हो, जिस तरह मजहर भाई फरमा रहे, इन चीजों के ऊपर मेरे ख्याल में बैठ के बात करने की जरूरत है, और बदकिस्मती के साथ हो नहीं रही। अच्छा मतलब आपको क्या लगता है कि अब चूंकि अपोजिशन बात कर रही है, माहौल बन रहा है, दिल खोल के सारे लोग और आजादाना तरीके से सारी ये जो अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी बात कर सकती हैं, तो अपोजिशन को कामयाबी मिल सकती है? क्योंकि कल से हम परसों से जो देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर कि अपोजिशन के मुश्तरका इजलासों में, और फिर उसके बाद जो कल इजलास भी मौखर आज का हुआ, तो उससे वो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, नहीं? देखिए आसमा, बेहतर ये है कि ऑपोजिशन, जाहिर है उनके अपने फैसले हैं, लेकिन मेरे नुक्ता नजर से ऑपोजिशन ने, जैसे अभी असेंबली के 2 बिल में गवर्नमेंट को शिकस्त दी, ज्वाइंट सेशन मुलतवी हुआ, गवर्नमेंट डिफेंसिव हुई, ये स्ट्रैटेजी ठीक है। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना या स्ट्रीट एजिटेशन के जरिए कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो जाए उसकी तरफ जाना, वो मेरा ख्याल है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। उसकी वजह यह है कि अगर फर्ज करेंगे हो जाता है तो बुनियादी रिफॉर्म्स तो नहीं हुई ना। लेकिन नो कॉन्फिडेंस तो आईनी तरीका है, वो तो आईनी है। नहीं, आईनी तरीका बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है,
لیکن پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں پھر ہوتی ہے ہارس ٹریڈنگ، اور یہ ہمیں آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح ہوتی ہے. اور پھر ہارس ٹریڈنگ کو اگر گورنمنٹ جو ہے بائی اینڈ لارج ہم نے دیکھا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہوتی ہے. تو یہ اگر ہوتا ہے، اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اپوزیشن مزید پیچھے چلی جائے. لیکن مصعب یہ تو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود حکومتی اراکین جو ہیں وہ ووٹنگ میں نہیں آنا چاہ رہے. میں تو آپ کو اپنی اطلاع بھی دے رہی ہوں. تو آسما یہی تو اسٹریٹجی رہنی چاہیے کہ گورنمنٹ اتنی انڈر پریشر رہے، اتنے دباؤ میں رہے کہ وہ انہیں اپوزیشن سے بات کرنی پڑے، اور اپوزیشن کا اپنا کوئی لائے عمل بھی ہونا چاہیے کہ جی آپ کے نزدیک کیا ہے. اب 1-1.5 سال اگر رہ گیا الیکشن میں، فریش الیکشنز تو نہیں ہوں گے، پھر تو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے. تو اگر آپ مڈ ٹرم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ وہ دباؤ برقرار رکھیں، آپ گورنمنٹ کو ڈیفینسو پہ رکھیں. یہی اپوزیشن ہوتی ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر فرض کریں یہ چیزیں اوور تھرو ہو گئی، ان ہاؤس کوئی چینج آ گئی، تو بنیادی مسائل تو حل نہیں ہوں گے. اس لیے کہ پھر فرض کریں عمران خان اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، تو کیا عمران خان وہی دباؤ گورنمنٹ پہ نہیں لے آئیں گے؟ بالکل. لیکن میرے اپنے نقطۂ نظر سے یہ زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہے جو اس وقت ہے اپوزیشن کی، کہ انہوں نے 2 مرتبہ ان کو ڈیفیٹ دی. مورلی جو ہے وہ گورنمنٹ ڈیفینسو پہ آ گئی ہے اس میں. اور یہی طریقہ ہے کہ اگر فرض کریں ایک آدھ بلز میں اور ڈیفیٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کو، پھر گورنمنٹ کہاں اسٹینڈ کرے گی؟ رائٹ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اس وقت ظاہر ہے کہ حکومت جو بھی اگلی آئے گی وہ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک جماعت تو بنا نہیں سکتی، بہت ساری جماعتیں مل کے بنائیں گی. اس میں ایم کیو ایم بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں جی ڈی اے بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں کیو لیگ بھی امپورٹنٹ ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کنسنسس معیشت کے اوپر ہو. اگر ایسا ہوتا ہے، اگر اپوزیشن کسی اس طرح کی اسٹریٹجی کے اوپر غور کرتی ہے، لیکن یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں ہوگا نہیں ہوگا، یہ سب چیزیں سامنے آ ہی جائیں گی. اپوزیشن کی اسٹریٹجی البتہ جو ہے وہ اتحاد برقرار رکھنے کی بھی ہونی چاہیے، اپنے اندر کا اتحاد. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.